पूजनीय माता परमेश्वरी देवी जी, योगाचार्य स्वामी रामदेव जी, अभी तक योगाचार्य के नाम से ही संबोधित करता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपको, क्योंकि विनोद और हंसी के जिस प्रकार से आपने संबोधन किया, तो विनोदाचार्य और हंसाचार्य भी कह दिया जाए तो शायद अच्छा लगेगा। आज बहुत ही मेरे लिए सम्मान का विषय है कि आज उस युग पुरुष के स्मरणार्थ उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए चौधरी मित्रसेन जी आर्य, जो अपने इस गांव से, इस गांव की मिट्टी से यहाँ जन्मे, यहाँ बड़े हुए और जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं देश भर में समाज हित के बहुत से कार्य करते हुए, चाहे वो अपने शिक्षा के नाते से, संस्कारों के नाते से समाज में उनके नौजवानों को रोजगार देने संबंधी अपने उद्योग के माध्यम से, अच्छे गुण के नाते से, गांव के विकास के नाते से एक दिशा देते हुए जो आगे बढ़े, उनको स्मरण करते हुए आज हम यहाँ आए हैं, एकत्र हुए हैं। मैं आपके बीच में शामिल हुआ हूँ। इस अवसर में आप सबका तो अभिनंदन करता ही हूँ, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ, अपनी ओर से स्मरण करता हूँ। आज यह चर्चाएं बहुत करने का मन है, लेकिन समय अभाव के कारण से शायद उतनी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा। स्वामी जी ने हमें एक अच्छा पथ प्रदर्शन किया है, चाहे वो देशभक्ति के उनके जो अंदर से निकलने वाले भाव, उससे हमको संस्कारित किया हो, चाहे हमारे गांव के विकास के नाते हमको दिशाबोध दिया हो, चाहे हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसको विकसित करने के नाते जो उन्होंने स्वयं प्रयोग करके दिखाए, उससे हमको आनंदित किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारा देश गांव में बसता है, और आपके इस प्रकार से इस गांव में एकत्र होकर यहां आने के अवसर पर मुझे अपना गांव, मेरा जन्म एक गांव में हुआ, महम चौबीसी का गांव है निंदाना। मेरी पढ़ाई रोहतक जिले के ही रोहतक के पास एक गांव है बनियानी। वो बचपन भी याद आया, वो यौवन अवस्था भी याद आई। पिताजी खेती करते थे, उस समय की सब बातें भी ध्यान में आई कि गांव के हालात कैसे होते हैं। और आज हमारे देश के अभी तक के जो भी शासन करता रहे, उन्होंने गांव की चिंता कभी नहीं की, बल्कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया वो शहर केंद्रित किया। शहर केंद्रित जो काम होते रहे आजादी के बाद, बड़ी समस्या क्या आई कि हमारे यहाँ का नौजवान, नवयुवतियां, बहुत से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे, पलायन करने लगे। हमको चिंता हो रही है कि अगर गांव इस प्रकार से खाली होंगे और गांव का विकास यदि नहीं हुआ तो भारत नहीं रहेगा। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में आत्मा बसती है तो हमको अपना स्वरूप, मूल स्वरूप बनाकर रखना है, तो अपने गांव का विकास हमको करना होगा। और गांव के विकास की कल्पना हमारे नए प्रधानमंत्री पिछले 8 महीने से जो हमको दिशा दे रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, एक एक गांव में वो सब चीजें हमको उपलब्ध करानी है
जो व्यक्ति के विकास में, मानव जीवन के विकास में, समाज के विकास में, व्यवसाय की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो आवश्यक है सब करेंगे। और सबको करने के लिए सबसे पहले उन्होंने स्वयं से, अपने सांसदों से अपेक्षा की है कि हर सांसद देश में एक एक गांव को गोद ले। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये उन्होंने प्रारंभ की और फिर आह्वान किया है कि केवल सांसद ही नहीं, प्रदेशों में विधायक भी इस प्रकार का काम करें। समाज में जो भी अग्रणी, चाहे व्यक्तिगत रूप से क्षमतावान लोग हैं, चाहे कॉरपोरेट सेक्शन कंपनियां चलाते हैं, चाहे ट्रस्ट चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, सबको आह्वान किया है कि किसी न किसी एक गांव को गोद लें। गांव के विकास में वहां की जो भी आवश्यकता है, चाहे वहां की गली नाली की आवश्यकता है, वहां के स्कूल की शिक्षा के नाते से आवश्यकता है, वहां किसान के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वहां रोजगार की आवश्यकता है, पानी बिजली की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए वो आगे आए। इस काम को करने के लिए हमने भी तय किया है कि हमारे यहां 6,500 गांव हैं और उन 6,500 गांव को केवल सांसद और विधायकों के जिम्मे छोड़ा तो 15 सांसद है, 90 विधायक हैं, 105 गांव ही ले सकते हैं। अब 105 गांव यदि हम चयन कराते हैं तो सब गांव में एक चिंता होती है कि बाकी गांव का क्या बनेगा, हमारे गांव को क्यों नहीं गोद लिया। सब गांव में एक प्रकार की होड़ है। विधायक कहते हैं हमारे लिए तो कठिनाई है कि हम कौन सा गांव लें। विचार ये आता है कि क्यों नहीं 6,500 के 6,500 गांव आदर्श गांव बनने चाहिए, सब गांव बनने चाहिए ना, सभी गांव आदर्श होंगे। उस आदर्श गांव की कल्पना, वहां पर अच्छा स्कूल, जहां कहीं बड़ा गांव है, स्कूल के साथ साथ चाहे कोई कॉलेज हो या कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, बच्चों को बड़े होकर वहीं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मिलकर व्यवसाय के नाते से, अपने प्रोफेशन के नाते से वो आगे बढ़ सके। किसान को खेती करने के नाते कोई प्रशिक्षण का केंद्र है, किसान सेवा केंद्र है, उसकी व्यवस्था हो। खेल के मैदान के लिए कोई ना कोई व्यायामशाला हो, जहां योग भी हो, कबड्डी भी हो, कुश्ती भी हो, रेसलिंग भी हो, वॉलीबॉल भी हो, फुटबॉल भी हो, हॉकी भी हो। छोटे से मैदान में नहीं, कम से कम 2 एकड़ की एक व्यायामशाला, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने तय किया है कि आगामी 5 वर्ष में हर एक गांव में 2 एकड़ की एक व्यायामशाला बनवाएंगे। आज का युग आईटी का युग है, कंप्यूटर का युग है। अब सब सुविधाएं गांव में, गांव के अंदर बैठ करके मिल सकती हैं। किसी बात के लिए राजधानी में जाने की, जिला केंद्र पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने कल्पना की है कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम का एक सचिवालय हो, छोटा सचिवालय। उस सचिवालय में जितनी सेवाएं गांव के लोगों को मिलनी चाहिए सब वहीं मिलनी चाहिए। एक बैंक भी गांव में होना चाहिए। वहां पर बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म रजिस्ट्रेशन, मृत्यु होती है तो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। इस बीच में हर व्यक्ति के बारे में, बच्चा है तो उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई कि नहीं पिलाई गई, 5 साल तक उसका इम्यूनेशन जो रिकॉर्ड रखा जाना वो हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे की शिक्षा कहाँ हो रही है, वो प्राइवेट स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में है, उसका हर एक का दर्ज होना चाहिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी हर प्रकार की देखभाल, उसका कोई भी मेडिकल चेकअप है तो वो भी उसके अंदर दर्ज होना चाहिए। बच्चे की 8वीं पास है, 10वीं पास है, आगे बढ़ते हर एक प्रकार का उसका रिकॉर्ड उसमें हो। जब वो व्यवसाय करने लायक है तो व्यवसाय उसको मिला कि नहीं मिला, रोजगार हुआ कि नहीं हुआ, बेरोजगार है तो बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले। बच्चियां हैं, उसकी शादी हो गई है, अपने घर में चली गई, उसका भी उसमें डाटा हो। किसी परिवार का, किसी आदमी का उसमें प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है वो भी उसमें होना चाहिए।
बैंक का खाता है वो भी उसमें दर्ज होना चाहिए, बीमारी है उसका भी इलाज उसमें होना चाहिए। आखिर क्या आज आईटी के जमाने में ये प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी जो इस प्रकार से बढ़ गई है, हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गांव के सचिवालय में ही किसी को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कहते हैं सरकार आपके द्वार, वास्तव में सरकार जो है उस गांव के अंदर ही बैठी सब काम करेगी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हमारी कल्पना है। चाहे वो खेती में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे। विविधीकरण, आज फलों की, फूलों की, सब्जियों की, औषधीय पौधों की, इसकी आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम अपनी आय बढ़ा सकेंगे किसान। आज गांव के अंदर गोचर भूमि समाप्त हो गई है। गोचर भूमि की बहाली, गोचर भूमि अगर पहले वाली नहीं है तो अलग से व्यवस्था करके गो अभयारण्य बनाएंगे। हमारे रुद्रसेन जी कह रहे थे गौओं का हॉस्टल बना सकते हैं हम, यानी कम्युनिटी जैसे सिस्टम होता रहने का। तो गांव में हर घर के अंदर अगर पशुपालन संभव नहीं है तो एक ही स्थान के ऊपर जितने भी वहां घरों में पशु पाले जाते हैं, गौ पाले जाते हैं, भैंस पाली जाती हैं, उनका एक स्थान के ऊपर निर्माण करके भी वहां कोई गैस का प्लांट हो ताकि घर घर में हम गैस को सप्लाई कर सके, उससे खाना बना सके। आज सब सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। इन सब के ऊपर विचार कर रहे हैं। सब इसके ऊपर खोजबीन हो रही कि एक आदर्श गांव की कल्पना जो की गई है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे सक्षम सज्जन हैं, क्षमता प्राप्त सज्जन हैं जिनके पास इस प्रकार की कैपेसिटी है जो गांव को गोद ले सकते हैं। स्वामी जी से मेरी बात हो रही थी कि भले आप सन्यासी हैं, स्वामी हैं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, क्या एक गांव का आप गोद ले सकते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराए। अब मुस्कुराने का अर्थ मैं तो यही समझा हूं हां की होगी। क्यों स्वामी जी? एक गांव स्वामी जी गोद लेंगे। शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं। हमारे रुद्रसेन जी, उन्होंने कहा कि मेरे खांडा खेड़ी गांव में जो करना हो वो मैं करूंगा। इन्होंने एक प्रारूपना बना के बताया भी है, दिखाया भी है। रुद्रसेन जी खांडा खेड़ी को, ठीक है ना। आज हमारे बीच में अभी सुभाष चंद्रा थे, वो भी उनको कहीं जाना था, जल्दी निकल गए। उनसे मेरी बात हुई, उनका ठीक है एक गांव मेरे जिम्मे। अब एक एक गांव लेने वाले क्या 6,500 लोग नहीं मिल सकते? मिलेंगे। मेरे पास ऑफर्स पहले भी आई हैं। भिवानी जिले एक सज्जन मुंबई से, उनका फोन आया कि मैं 30 करोड़ रुपया लगाना चाहता हूं। 15 करोड़ रुपए का तो भिवानी शहर के अंदर कोई भी मेडिकल जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में एक मशीनरी की जरूरत हो तो वहां लगाऊंगा, और 15 करोड़ रुपए मेरा गांव जो है उसको आदर्श गांव घोषित करें मेरे नाम से, मैं वहां लगाऊंगा जाकर। तो ऐसे मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 6,500 पंचायतों के लिए 6,500 सज्जन ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं अपना अपना गांव, अपना नहीं है तो कोई पास पड़ोस का गांव, एक की बजाय कोई 2, 3, 4 भी लेगा तो हम उनको सौंपेंगे, वो गोद लेंगे। 6,500 गांव की हम नक्शा बदलेंगे, इसको विस्तार देंगे, इसका विकास करेंगे। ये हमारी कल्पना है। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको श्रेय चढ़ाने में हमारा सहयोग करें। इस अवसर पर आज आते ही एक हर्बल पार्क, उसका भी उद्घाटन किया है। वो भी चौधरी मित्रसेन जी की यादगार में बनाया गया है। हर्बल पार्क यानी जो औषधीय पौधे होते हैं, जिन पौधों से हम किसी न किसी स्वरूप में अपनी दवाई के नाते, अपने भोजन के नाते, अपने शरीर के जो अवयव होते हैं उनको मजबूत कर सकते हैं, ऐसे सब पौधों को लगाने के लिए हर्बल पार्क जो बनाया गया है उसका अपना एक उपयोग है। इस अवसर पर उस हर्बल पार्क के माध्यम से एक सेवा, एक संस्कार इस प्रकार का कि हम आयुर्वेद की दवा को बढ़ावा देंगे। योग और आयुर्वेद ये हमारे शिक्षा के, हमारे संस्कार के एक प्राचीन, इस देश की एक परंपरा के अंग है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में एलोपैथी और आयुर्वेद इसको जोड़ करके शिक्षा संस्थान खोलने की हमारी योजना है। बीएमएस और एमबीबीएस ये डॉक्टर्स हमारे होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर एक नई डिग्री दी जाए, इस प्रकार के कुछ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर हम काम कर रहे हैं, ताकि गांव गांव में
चिकित्सा पद्धति को और मजबूत हम बना सके, ऐसी सब योजनाओं को आगे करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आपका शुभकामना चाहिए। इस अवसर पर मैं पुनः चौधरी मित्र सेन जी के आज चौथी इस पुण्यतिथि पर, बरसी पर मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और जिस परिवार को श्री रुद्रसेन जी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, ये परिवार आगे बढ़े, इसी प्रकार के सेवा संस्कार के काम जैसे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।